Press the bell icon of the e-पाठशाला channel and never miss another update. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दोबारा से ई पाठशाला के चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो हमने नई सीरीज़ स्टार्ट करी है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें नई होती है वो हम इस पार्ट के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये वीडियो का तीसरा पार्ट है और इस वीडियो के अंदर आप जानने की कोशिश करेंगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आपको मैंने याद होगा बहुत पहले बताने की कोशिश करी थी कि सीबीएसई बोर्ड में कुछ चीज़ें चेंजेस हुई है और नए टॉपिक ऐड हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। वो इस पार्ट थर्ड के अंदर हम पूरी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा नया पार्ट इसमें ऐड हुआ है और कितना पोर्शन ऐड हुआ है जिससे आप पेपर में ज़्यादा अच्छा इस पर फोकस कर सके। ओके, तो मैं आपको वो चीज़ भी बताऊंगा साथ में उसको रिलेट करके जिसमें टॉपिक मर्ज हुआ है वही बताने की कोशिश करूंगा। तो इससे पहले आपने इस चैप्टर पे 3 वीडियोस देखी हुई हैं, 2 वीडियोस देखी हुई हैं। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। वीडियो के 5 से 6 पार्ट आएंगे, तो ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। और इसके अंदर हमने ये जानने की कोशिश करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, मतलब भारत के सामने 1947 के टाइम पीरियड में हम जब 50 तक आए थे तो हमने ये देखा था कि 1947 में आज़ादी के टाइम पीरियड पर हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। बेसिकली हमने 3 चुनौतियां पढ़ी थी। जब भारत देश का पार्टीशन हो गया था तो पार्टीशन होने के बाद आपने देखा था कि कैसे पंजाब और ये बंगाल, इन दोनों हिस्सों के पार्टीशन में ज़्यादा दिक्कत आई थी, जो हमने वीडियो के दूसरे पार्ट में देख लिया था। दोस्तों यही दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी हमारे प्रिंसली स्टेट्स की भी, क्योंकि जिस समय अंग्रेज भारत के अंदर राज करते थे तो उस समय बहुत बड़े घराने, बहुत बड़ी रियासतें या तो स्वतंत्र थी और या तो अंग्रेजों के अधीन में जी रही थी, पर स्वतंत्रता पूर्वक। तो दोस्तों वही सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि जब हमने अपने भारत देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करनी थी तो उस टाइम पीरियड में हमने उन देसी रियासतों को, देसी रजवाड़ों को, प्रिंसली स्टेट को समझाना था कि भाई आप भारत के अंदर विलय हो सकते हैं और भारत में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सभी को मिलेंगी। सो इट वाज अ वेरी टफ टास्क फॉर ऑल द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस और इवन इंडिया। सभी के लिए बहुत कठिन टास्क आती है, करेंगे कैसे। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा सीन था कि जिस समय ब्रिटिशर्स भारत के अंदर रहते थे, और जो आपको ये प्रिंसली स्टेट का इलाका दिख रहा है पीले कलर में जो आपको दिख रहा है, ये इलाके वो सारे थे जो उस समय पे प्रिंसली स्टेट के अंडर में थे। तो यहाँ पे डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो प्रिंसली स्टेट्स के इलाके थे वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा ही रूल करे जाते थे। कौन सी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ राजा लोग उन्हें टैक्स देते थे, बट वो फ्रीली क्या कहते हैं अपना जो शासन व्यवस्था होती है, रूलिंग व्यवस्था होती है, वो एंजॉय करते थे। कौन? राजा लोग। अब यहाँ पे जो उनके स्टेट्स होते थे वो प्रिंसली लोगों के द्वारा रूल तो करे जाते थे, पर प्रिंसेस एक्सेप्ट द ब्रिटिश सुप्रीमेसी। लेकिन अंग्रेज़ों ने इनको गुलाम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये मान लिया था कि हम तुमसे ऊपर हैं, इन राजाओं से ऊपर हैं। और इवन देसी रियासतों ने भी ये मान लिया था कि जो ये रियासतें हैं वो हमेशा अंग्रेज़ों के अधीन में ही रहेंगी, बस उन्हें टैक्स पे करती रहेंगी। हाँ, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई कोई भी इंटरनल अफेयर के अंदर अंग्रेज लोग उनके मतलब दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट थी और अंग्रेज़ों को उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। अंग्रेज आए थे यहाँ पे पैसा कमाने के लिए, तो वो उन्हें टैक्स वहाँ से उन्हें मिल रहा था। अब देख सकते हैं आप कितनी सारी रियासतें थी, मतलब जहाँ जहाँ आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये सारी की सारी रियासतें थी। और दोस्तों ये कहीं पर छोटी रियासतें थी, कहीं पे बड़ी रियासतें थी, कहीं पे बहुत ज़्यादा बड़ी रियासतें थी। और इसलिए कहा जाता है कि 565 रियासतें हमारे भारत देश के अंदर उस टाइम पे राज कर रही थी। एंड वन ऑफ द मोस्ट MCQ क्वेश्चन आपको मिल चुका है 565 रियासतों का। अब दोस्तों इनका क्या था? इनके पास अपनी खुद की पैरामोंसी थी। पैरामोंसी मतलब अंग्रेजों को टैक्स तो ये देते थे,
तो दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ, ब्रिटिशर्स क्राउन जब चला गया 1947 के बाद, जब देश आज़ाद हुआ तो इनके पास पैरामाउंसी थी, इनके पास अपनी खुद के फैसले लेने का डिसीज़न, अपने खुद के इंटरनल अफेयर्स के लेने का डिसीज़न ये इन्हीं के पास होता था। तो समस्या क्या थी? समस्या यही थी कि जब ब्रिटिश पैरामाउंसी इनके पास थी और जब ब्रिटिश क्राउन ख़त्म हो गया तो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आई कि अब करा क्या जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के लोग ये अधीन नहीं थे, पूरी तरीके से उनको टैक्स भी देते थे और अंग्रेज लोग खुद इनके इंटरनल मैटर में कुछ भी दखलंदाजी नहीं करते थे। तो इसीलिए 565 रियासतों को जब जब हमें आज़ादी मिली 1947 के अंदर, तो अंग्रेज लोग इनको 3 ऑप्शन दे के चले गए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने अपने इलाके को आज़ाद करने के लिए कहा था ना 1947 में। ये तो नहीं कहा था कि देसी रियासतें भी तुम इंडिया के अंडर में आ जाएगी, ऐसी बात तो नहीं हुई थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने देसी रियासतों को 3 ऑप्शन दे दिए। उन्होंने कहा कि देखो आपके पास 3 विकल्प है, आप चाहें तो भारत के साथ मर्ज हो सकते हैं, क्योंकि भारत जो है वो आज़ाद देश, आज़ाद मुल्क बनने वाला है ना, और चाहे तो आप पाकिस्तान के अंदर विलय हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान भी था और वेस्ट पाकिस्तान था। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन हिस्ट्री इज दैट कि आप रिमेन इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। सो दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर मिस्टेक दैट द ब्रिटिशर्स हैड गिवन टू द प्रिंसली स्टेट्स। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि प्रिंसली स्टेट्स को ये डिमांड दे दी गई। एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई प्रिंसली स्टेट को कहा गया कि आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं ना कि भाई आप जब इंडिपेंडेंट रहने के उनको मौका मिल रहा है तो भाई ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग तो कहेंगे भाई हम तो आज़ादी रहना पसंद करेंगे। एंड सबसे पहला राजा त्रावणकोर का राजा आप देख सकते हैं, उसने सबसे ही पहले आज़ादी की घोषणा कर दी और ये कहा कि भाई मैं तो आज़ाद रहना पसंद करूँगा। तो ये हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि भाई अगर आप देखेंगे कि भारत पूरा आज़ाद है और छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग रजवाड़े और देसी रियासतें राज कर रही हैं, तो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे देश के अंदर लोकतंत्र को बनाए रखना, है ना। तो इसीलिए हमने इंडिया इंडिपेंडेंस एम टू यूनाइट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डेमोक्रेसी। और जब हमें आज़ादी लेनी थी तो हमारा मेन मकसद यही था कि हम एकता बना के रखेंगे, आत्मनिर्भरता बना के रखेंगे, लोकतंत्र बनाए रखेंगे, है ना। और जबकि इन द मोस्ट प्रिंसली स्टेट गवर्नमेंट वर रन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर्स। और जबकि जो प्रिंसली स्टेट था वहाँ पे तो राजा की चलती थी, वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा नहीं, वहाँ पे राजा को बदला भी नहीं जा सकता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो आपको क्या लगता है किसने मदद करी होगी हमारे भारत देश के अंदर? भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट दिस पॉसिबल डिवीजन। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट में हैं। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि प्रिंसली स्टेट जो है वो भारत का पार्ट बन जाए और यहाँ पे हम उन्हें कुछ रीजन में हम ऑटोनॉमी देने के लिए भी उन्हें तैयार है। ऑटोनॉमी का मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र भी हम बना देंगे जहाँ पर वो खुद का शासन चला सकते हैं, लेकिन रहना पड़ेगा उन्हें भारत की टेरिटरी के अंडर ही, है ना। तो in the backdrop of the partition of the integration and the consolidation of territorial boundaries of the nation has assumed supreme importance। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत बन चुकी थी भारत के लिए कि भाई अगर ये लोग विलय नहीं हुए तो भारत का पार्टीशन में दिक्कत हो जाएगी। और सोचिए कितने राजा रजवाड़े चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो इस टाइम पे वन ऑफ द सुपरमैन, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, शक्तिमान, आप सब कुछ बोल सकते हैं इन्हें, वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन इंडिया, जिनको दोस्तों फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर भी कहा जाता है। और इन्होंने ही प्रिंसली स्टेट के साथ नेगोशिएट करा और इन्होंने ही डिप्लोमेसी पॉलिसीज़ बनाई, कूटनीति तरीके बताए जिससे 565 रियासतों को एक किया जाएगा। और दोस्तों यही इस चैप्टर के अंदर नया सिलेबस ऐड हुआ है। तो दोस्तों ऐड हुआ है तो अब आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। जिस समय पे राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों वो देश के राष्ट्रपति थे, और उस समय पे गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने भारत को उस समय पे पार्टीशन के हिस्से पे ला खड़ा करा था। उन्होंने बहुत मूवमेंट भी चलाए थे,
खेड़ा मूवमेंट है, बरदोली मूवमेंट है, ये मूवमेंट से वो बहुत जाने जाते हैं। और दोस्तों इन्होंने ही रियासतों को एकीकरण करने की समस्या को सबसे बड़ी चैलेंजिंग थ्योरी माना और ये कहा कि हम कैसे इन चीज़ों को एक कर सकते हैं, इनको कैसे जोड़ने की कोशिश की जा सकती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। और उन्होंने यही कहा था कि अगर हम पूरा भारत देश आज़ाद भी कर लेंगे तो दोस्तों हम सिर्फ ब्रिटिशर्स लैंड आज़ाद कर पाएंगे, लेकिन भारत जो एक आज़ाद भारत का सपना वो देखना चाहते हैं, उसकी एकता, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो सकता है अगर इनमें से कोई भी राजा पाकिस्तान के साथ विलय हो जाता है। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को एकजुट जोड़ने के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने बहुत टफ फैसले लिए, इसीलिए उनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। और पटेल ने सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन बोला, उन्होंने बोला कि भाई मैं कतई नहीं चाहूँगा कि कोई भी राजा दूसरे स्टेट्स के साथ मिल जाए और हमारे भारत का नक्शा जो है वो ख़राब हो जाए, या मैं बोल सकता हूँ कि भारत की यथास्थिति जो है वो ख़राब हो जाए। वो कतई इस चीज़ के लिए क्या कहते हैं सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने दृष्टिकोण दिए कि कोई भी रियासतें जो भारत के साथ विलय नहीं होंगी उन्हें बाय हुक या बाय क्रुक उनको भारत के साथ विलय करवाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और यहाँ पे क्योंकि ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज विद द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और वो किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं थे कि उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बर्बाद हो, ख़राब हो। इसीलिए यहाँ पे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, इन्होंने 1947 के टाइम पीरियड पे, आज़ादी के बाद भी ये लोग आज़ाद नहीं हुए थे, साथ में भारत के विलय नहीं हुए थे। बाकी दूसरी रियासतें जो थी भारत के साथ धीरे धीरे विलय होने लग गई थी, लेकिन ये 4 रियासतें भारत के साथ विलय नहीं हुई थी। जो रियासतें भारत के साथ मिल रही थी उन रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करा। 2 एक्सेशन है, एक है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैरामोंसी और दूसरी है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब ये हो गया, जो रियासतें भारत के साथ आ रही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल उन पे साइन करवा रहे थे। जिन रियासतों ने भारत के साथ विलय नहीं करा था उनके पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैरामोंसी थी। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैरामोंसी के तहत 4 स्टेट्स ने, आप देख सकते हैं जूनागढ़ और हैदराबाद, इन्होंने बोल दिया था कि हम भी आज़ाद होंगे, क्योंकि त्रावणकोर ने बोल दिया था कि हम तो आज़ाद हो जाते। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भारतीय सेनाओं ने, इंडियन फोर्स ने इनको ज़बरदस्ती लड़ाई करके इनके साथ भारत में इनको विलय करवाया। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी सरदार वल्लभ भाई पटेल यही करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी सोच अलग थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हमने जूनागढ़ और हैदराबाद को मिलिट्री स्ट्रैटेजी के थ्रू इनको विलय करवाया, हम जम्मू कश्मीर को भी ऐसे विलय ही करवा सकते हैं। अगर राजा हरि सिंह इस बात को नहीं मानेगा तो हम भी उसको विलय करा लेंगे। और मे भी शायद से 1947 में ये चीज़ विलय हो भी जाती, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद की तरह वो विलय नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर मुद्दा जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच अलग थी। और दूसरे जो दोस्तों नेता थे, बड़े बड़े नेता, उन नेताओं ने इस चीज़ के ऊपर हामी नहीं भरी। सो दैट इज़ वाई इट वाज अ मेजर हिस्टोरिकल ब्लंडर मिस्टेक ऑफ द कंट्री। नहीं तो अगर कुछ और प्रोमिनेंट लीडर्स इस चीज़ की मान जाते, जिस तरह से हैदराबाद और जूनागढ़ को विलय करवाया गया, बाय फोर्स करवाया गया, तो उस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल चाह रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर को भी ऐसे ही विलय करवाया जाए। बट ड्यू टू नेहरू ऐसा नहीं हो पाया दोस्तों। अब उसके पीछे बहुत सारे हिस्ट्रिकल रीज़न हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि सिर्फ नेहरू जी की वजह से ही होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक नेहरू जी की वजह से हुई, नहीं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर को भी आज विलय करवाते। सो दैट इज़ वाई ऑल वी नो दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ नोन एज आयरन मैन। आयरन मैन आप समझ सकते हैं, ये इन्फिनिटी वॉर की बात नहीं हो रही है, रियल के आयरन मैन थे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आयरन मैन का कहने का मतलब ये हो गया कि क्या ये लौह पुरुष है। दोस्तों लौह पुरुष क्यों है, इसके पीछे कहानी है। आप चाहे तो विकीपीडिया यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, और आपको पता है तो आप कमेंट में भी इसके लिख सकते हैं, बता सकते हैं अपनी जनता को, अपने व्यूवर्स को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, है ना। तो उनको भी बता सकते हैं कि इन्हें आयरन मैन क्यों कहा जाता है। तो ये आपको इंटरेस्टिंग जानना ज़रूरी है। अब क्योंकि
अब सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने बड़े व्यक्ति थे तो इसीलिए हमने इनके लिए, आपको पता ही है, स्टैचू बनवाया था। और आज ये के वादिया कॉलोनी के अंदर है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। और ये 182 मीटर हाइट की इसकी वो बनाई गई है। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू बनाया गया है। दोस्तों उस स्टैचू का नाम क्या है? जो इनके नाम पे बनाया गया है उस स्टैचू को किसी नाम से रेफ़र करते हैं, तो वो है क्या? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इनके स्टैचू को किस नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने आचरण से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। वो एक उत्प्रेरक हैं, वो एक यथार्थवादी व्यक्ति हैं। इवन वो बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, जो राष्ट्र के हित के बारे में सोचते थे। उनकी जो मूर्ति थी वो 2013 में बननी स्टार्ट हुई थी और 2018 में जाके बनी, गुजरात में बनी है। मूर्ति को किस नाम से पुकारा जाता है कमेंट ज़रूर करेगा। और आई होप आपको ये जो नया सेशन इसमें ऐड हुआ था वो मज़ा आया होगा देखने में। मिलते हैं वीडियो के चौथे पार्ट में जल्द ही। दिस इज इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।